अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इससे पहले कि हम नया लेक्चर स्टार्ट करें तो कल जो हमने पढ़ा था उसके मतलब ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमने कोफैक्टर्स की टाइप्स को स्टडी किया और जिसमें आपने देखा कि एक एक्टिवेटर उसको स्टडी किया जो कि मेटालिक कोफैक्टर होते हैं, वो डिटैचेबल होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। उसके बाद फिर हमने स्टडी किया प्लास्थेटिक ग्रुप। तो प्लास्थेटिक ग्रुप वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, लेकिन जो प्लास्थेटिक ग्रुप होगा वो एंजाइम के साथ कोवलेंटली यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाकर उसके साथ एग्जिस्ट करता है। तो उसके अगला जो हमने किया था वो था कोएंजाइम। तो कोएंजाइम लूजली अटैच होते हैं और कोएंजाइम वो विटामिन्स उनसे उनकी मैन्युफैक्चर होती है, विटामिन्स रॉ मटेरियल के तौर पर सर्व करते हैं। तो कोएंजाइम के बाद हमने डिस्कस किया था टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, एक था एपोएंजाइम और दूसरा था होलोएंजाइम। एपोएंजाइम उसको कहा जाता है कि अगर एक एंजाइम उसका कोफैक्टर रिमूव कर दिया जाए तो उसको एपोएंजाइम कहा जाएगा, और अगर कोफैक्टर उसका अटैच हो तो उसको होलोएंजाइम का नाम दिया जाता है। उसके बाद फिर आपने जो स्टडी किया था कि जो एंजाइम होते हैं मोस्टली वो साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि ऑर्गेनेलीज के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कनेक्टेड होंगे और कुछ जो है वो क्लोरोप्लास्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइबोसोम के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी को सिंथेसाइज का यानी उसको कहने के मैन्युफैक्चर करना होता है, खुराक से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो उसके साथ वो एंजाइम होंगे जो वहाँ पर रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं। इसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट में होंगे वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और जो राइबोसोम के साथ एसोसिएट होते हैं उन वो प्रोटीन सिंथेसिस में अहम रोल अदा करते हैं। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम्स की, वो हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर। तो इसमें पहले नंबर पर जो प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो जो मैंने कल भी बताया था कि ग्लोब्यूल प्रोटीन की शेप को कहा जाता है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स स्फेरिकल होंगी, और जैसे पहले मैंने आपको मेंशन किया था कि अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो एक चेन बन जाती है, स्ट्रेट चेन। उसके बाद उसमें कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग के बाद फोल्डिंग होती है। तो फोल्डिंग के नतीजे के तौर पर एक ग्लोब्यूल लाइक शेप डेवलप हो जाएगी, उसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहा जाता है। तो वो एक टाइप है प्रोटीन की जिसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहा जाता है, शेप है उसकी। और उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड अप। कि एंजाइम जो होते हैं ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तेज़ कर देते हैं, लेकिन रिएक्शन के दौरान वो यूज नहीं होते। रिएक्शन जैसे ही मुकम्मल होगा, सबस्ट्रेट जैसे ही प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, एंजाइम दोबारा रीजनेट हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और उसके बाद दूसरे रिएक्शंस में वो हिस्सा लेगा। इस तरह से एक एंजाइम कई रिएक्शंस में हिस्सा ले सकता है। और उसके बाद तीसरा कैरेक्टर है देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। जब रिएक्शन के नतीजे के तौर पर एंड प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं, एंजाइम की वजह से उसकी जो नेचर है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चेंज नहीं होती। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस। यानी एंजाइम की कंसंट्रेशन माइन्यूट होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए। तो थोड़ी अमाउंट
रिएक्शन को एक्सलेट कर देगी। कि आप इसको अगर इस तरह से समझ लें कि अगर एक एंजाइम का एक मालिक्यूल हो तो वो स्टार्च के बहुत से मालिक्यूल्स को तोड़ सकता है, सिर्फ एक एंजाइम का मालिक्यूल। इसलिए एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल कंसंट्रेशन, थोड़ी मकदार में चाहिए। आगे दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, अपने एक्शन के लिहाज से बहुत मखसूस होते हैं कि हर सबस्ट्रेट के लिए मखसूस एंजाइम होगा या एक एंजाइम का मखसूस सबस्ट्रेट होगा, इस तरह से आप कह सकते हैं। जैसे प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, तो उसके बाद स्टार्च है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होगा उसको डायस्टेज कहा जाता है। तो डायस्टेज प्रोटीन पर अमल नहीं कर सकेगा, पेप्सिन जो स्टार्च पर अमल नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो एंजाइम्स होते हैं अपने एक्शन के लिहाज से मखसूस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। कैटालाइज सिंगल एंजाइम कैटालाइजेज ओनली सिंगल केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन को वो कैटालाइज करते हैं। लेकिन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस, यानी अगर रिलेटेड रिएक्शंस हों, एक जैसे रिएक्शंस हों, तो उनको भी एक एंजाइम जो है वो कंट्रोल कर सकता है। आगे दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन पीएच। अब पीएच, इससे क्या मुराद है? तो पीएच, पी से मुराद होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको पीएच कहा जाता है। तो पीएच की जो वैल्यू होती है वो 1 से 14 तक रेंज करती है, जहाँ पर जो 7 है ये न्यूट्रल पॉइंट होते हैं, ये ना एसिड होगा ना बेस होगा। अगर हम एक की तरफ आते हैं तो ज़ाबियत इंक्रीज करेगी, अगर हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो एल्कलाइन कंडीशन डेवलप हो जाती है, सासियत डेवलप हो जाती है, तो इसको पीएच कहा जाता है। तो हर एंजाइम के रिएक्शन के लिए एक मखसूस पीएच चाहिए, उसी पीएच पर अमल कर सकेगा। अगर पीएच चेंज हो जाती है तो एंजाइम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी ये बहुत ही हसास होते हैं, माइनर को थोड़ी सी भी चेंज आ जाए पीएच में तो ये अपना एक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से टेम्परेचर है, तो इनके लिए टेम्परेचर भी मखसूस होता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम होंगे वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटर रिएक्ट करेंगे। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो एंजाइम के एक्शन पर उसका इफेक्ट होगा। और उसके बाद सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, यानी अगर सबस्ट्रेट की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो इसका भी एंजाइम के एक्शन पर इफेक्ट होगा। आगे सम एंजाइम्स रिक्वायर अ कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो ये कल हमने भी स्टडी किया कि जो एंजाइम होते हैं उनके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, तो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहा जाता है। तो एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर का होना ज़रूरी है। क्योंकि कोफैक्टर एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में मिलाने का काम करता है, दोनों के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, दोनों को आपस में मिलाता है। और बाज़ का एंजाइम जो है रिएक्शन को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से वो रिएक्शन जो इम्पॉसिबल होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वो रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाते हैं। आगे दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद यानी वो एनर्जी जो किसी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी हो, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हो, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन एंजाइम जो है उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर रिएक्शन जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो मुकम्मल होता है। तो ये तो थी उसकी करैक्टरिस्टिक्स, एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा होगा बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कल भी मैंने बताया था कि कैटलिस्ट जो है, जो एंजाइम होते हैं इनको ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जानदार में पाए जाते हैं और जानदार में रिएक्शन को तेज़ करते हैं, इसे उनको एंजाइम का नाम दिया जाता है। जबकि केमिस्ट्री में उसको कैटलिस्ट कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल, यानी ये आप कह लेंगे ब्रांच है एक बायोलॉजी की, जिसमें
एक बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको स्टडी करते हैं, उसको बायोकेमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री में जो कैटलिस्ट होता है उसको एंजाइम का नाम दिया जाता है। तो अगर आगे जो है बुक में आपके एक टेबल है छोटा सा, तो उस टेबल में ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं इनमें पोटेंशियली यानी ये डेंजर यानी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो कैसे पोटेंशियली कैसे ये डैमेज कर सकते हैं। इसमें एक बात कल भी मैंने आपको बताई थी कि एंजाइम जिस जगह खारिज होते हैं उसी जगह पर एक्शन शो करते हैं। एंजाइम वहाँ से ट्रैवल नहीं करते, जबकि हार्मोन ट्रैवल करेगा। एंजाइम उसी जगह पर एक्शन शो करते हैं, लेकिन एंजाइम जो हैं उनको सिक्रीट कौन करता है? ग्लैंड्स होते हैं, उनको ग्लैंड्स कहा जाता है, ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स ये टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि ग्लैंड के तौर पर एक्ट करते हैं, और इनका रोल होता है सिक्रीशन रतूबत खारिज करना। और रतूबत उसको कहा जाता है जो सेल के अंदर बनती है, सेल उसको बाद में खारिज करता है, उसको सिक्रीशन कहा जाता है। तो जैसे आपने पढ़ा था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टोमक की वॉल में होती हैं, और वो एक जो यानी गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, और गैस्ट्रिक जूस उसमें एंजाइम होता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्लैंड्स ये भी सेल्स के बने हुए हैं। अगर ये ग्लैंड्स एंजाइम को एक्टिव हालत में खारिज करे तो उससे सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम सेल पर अटैक करेगा, क्योंकि सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। तो ये एंजाइम सेल की मेम्ब्रेन पर एक्ट करेगा, जो उसके अंदर ऑर्गेनेलिज हैं उनकी मेम्ब्रेन पर एक्ट करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। इस तरह से जो एक्टिव एंजाइम होगा वो नुकसान देगा। लेकिन जब एंजाइम खारिज होते हैं तो एक्टिव हालत में खारिज नहीं होते, तो वो इनएक्टिव हालत में खारिज होते हैं। जैसे जो पेप्सिन है, पेप्सिन ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सिन इज secreted in inactive form, जिसको पेप्सिनोजन कहा जाता है। और जो पेप्सिनोजन है ये नॉन एक्टिव होगा एंजाइम, लेकिन नॉन एक्टिव होगा, ये एक्टिव नहीं होगा। और जैसे ही ये स्टोमक में आएगा, मतलब इस तरह से ये स्टोमक है, और जब ये सिक्रीट होगा जहाँ पर इसकी कैविटी में, जहाँ पर तो ये पेप्सिनोजन जहाँ पर खारिज होगा, पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन जहाँ पर आकर इसके साथ HCl मिलेगी यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, और जिसके नतीजे के तौर पर ये पेप्सिन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। और पेप्सिन प्रोटीन पार्ट पर एक्ट करेगी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी। तो अगर ऐसा ना हो तो पेप्सिनोजन यानी जो एक्टिव पेप्सिन होगा वो नुकसान पहुंचाने की एबिलिटी रखता है। आपने नाम सुना होगा एक डिजीज जिसको अल्सर कहा जाता है, अल्सर, जिसमें मैदे की जो दीवार है उसमें सुराख डेवलप हो जाते हैं, सोनस डेवलप हो जाती है, उसको अल्सर कहा जाता है। अब उसमें होता ये है
कि जहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि स्टोमक को अंदर से कवर करती है, उसको म्यूकस कहा जाता है। जहाँ पर म्यूकस की लेयर होगी, म्यूकस की लेयर ऑफ म्यूकस होगी, लेयर ऑफ म्यूकस। अब ये जो लेयर है म्यूकस की, ये पैप्सन को स्टोमक की वॉल पर एक्ट होने नहीं देगी। और बाज़ कार क्या होता है कि ये म्यूकस की लेयर भी है, ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बनती रहती है, टूटती रहती है, बाज़ कार ये ज़्यादा इसको नुकसान हो जाता है। तो उस सूरत में क्या होगा कि जहाँ पर जो पैप्सन होगा, जहाँ पर जो पैप्सन होगा वो स्टोमक की वॉल पर एक्ट करना शुरू कर देगा, जिस स्टोमक की वॉल पर एक्ट करना शुरू कर देगा, और जिसके नतीजे के तौर पर स्टोमक की वॉल में सुराख व्यक्त हो जाती है, जिसको अल्सर कहा जाता है। तो इस तरह से एंजाइम अगर गलत जगह पर सिक्रीट हो जाए तो फिर ये नुकसान देगा, सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। इसलिए एंजाइम पैप्सन, क्योंकि एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये जब खारिज होगा तो इनएक्टिव फॉर्म पैप्सिनोजन की हालत में खारिज होगा। तो आज का आर्टिकल यानी जो टॉपिक है वो जहाँ पर ही हम इसको एंड करेंगे, तो इंशाअल्लाह कल जो है वो अगला हेडिंग आ जाएगा, वो होगा एक्टिव साइट एंजाइम की, उसको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।